नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल वैकेंसी लवर में। तो दोस्तों, ये क्लास आपकी होने वाली है फिजिक्स की प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जो कि हम बीएसएफ में रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के लिए दोस्तों आपके टोटल 40 क्वेश्चन आने हैं। दोस्तों उन्हीं 40 क्वेश्चन के हम डेली आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस में आपने हेड रेडियो ऑपरेटर का फॉर्म फिल किया है तो उसके लिए भी आपकी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों फिजिक्स का सिलेबस तो आपको सेम ही देखने को मिलेगा। और दोस्तों, ये जो क्लास रहेगी आपकी, वो आपकी पिछले वर्ष की परीक्षा पर आधारित, यानी कि प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में, उनको भी मैंने इस क्लास में शामिल किया है। और दोस्तों, आपको बता दें कि आपके 100% क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ठीक है दोस्तों, परीक्षा में। और दोस्तों, बात करते हैं, अब अगर हम बात करें आपकी बीएसएफ की, तो दोस्तों बीएसएफ में आपको टोटल 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे फिजिक्स से, ठीक है दोस्तों, और जो कि आपके 80 नंबर के रहेंगे। और दोस्तों, आपको यूपी पुलिस में अगर आपने हेड रेडियो ऑपरेटर का फॉर्म फिल किया है तो दोस्तों आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे फिजिक्स से, और आपके 50 क्वेश्चन के होने वाले हैं, 50 नंबर के होने वाले हैं 25 क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपका बीएसएफ का एग्ज़ाम 20 नवंबर को होने वाला है, जो कि आपका 20 नवंबर को जो पहली शिफ्ट होगी, जो कि आपकी 9 से 11 में रहेगी, उसमें सबसे पहले आपका रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम होगा। एंड देन आपका 20 नवंबर को ही, यानी कि उसी दिन आपका 2 से 4 बजे के बीच में आपका रेडियो मैकेनिक का एग्ज़ाम होने वाला है। तो दोस्तों, उसके बाद आपका, अगर आप शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे तो दोस्तों उसके बाद आपका सेकेंड फेज होगा, जिसमें आपका पीएचटी और पीईटी होगा, जो कि आपका 16 जनवरी को होगा, 16 जनवरी 2023 को। और दोस्तों, थर्ड फेज अगर आप इसमें भी शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आपका मेडिकल होगा, जो कि आपका 15 फरवरी 2023 को होगा। तो दोस्तों, ये था आपका पूरा पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न। अब हम बात करते हैं आपके रिटन एग्ज़ाम में, यानी कि रिटन एग्ज़ाम में आपका क्या क्या सिलेबस आने वाला है। तो दोस्तों, आपकी रिटन एग्ज़ाम में आपकी फिजिक्स आएगी 40 क्वेश्चन की, और दोस्तों मैथ आएगा आपका 20 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, और केमिस्ट्री आएगी 20 की, और दोस्तों इंग्लिश और जीके आएगा 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो दोस्तों, आपके टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके 200 नंबर के रहेंगे। तो दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका ओवरऑल 40% जो वेटेज है ना, वो दोस्तों आपका फिजिक्स का ही रहने वाला है। यानी कि अगर आपने फिजिक्स को अच्छे से कवर कर लिया और अच्छे से आपने प्रैक्टिस कर ली तो दोस्तों आपका सिलेक्शन श्योर है। क्योंकि दोस्तों बाकी तो आप मैथ, अगर आपने मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश वगैरह अगर आपने 12th बेस पर ठीक ठाक पढ़ी है तो दोस्तों बाकी आप निकाल ले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, कुछ कैंडिडेट होंगे जो कि फिजिक्स को थोड़ा सीरियस नहीं लेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर फिजिक्स एक अहम रोल प्ले करने वाली है आपके सिलेक्शन में। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप डेली का डेली प्रैक्टिस करेंगे हमारे यहाँ, और डेली आपको वीडियो मिलेगी। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर मैं आपको इसका पीडीएफ देता रहूँगा। तो दोस्तों, ये आपका पूरा सिलेबस मैंने लिख रखा है। और दोस्तों, बात करें आपकी फ़िज़िक्स की, तो दोस्तों फिजिक्स में मैंने टोटल एनसीईआरटी को मैं फॉलो करता हूँ। तो दोस्तों, मैंने एनसीईआरटी के सारे चैप्टर लिख रखे हैं। तो दोस्तों, जब भी मैं आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करूँगा तो दोस्तों एनसीईआरटी की ही जो शॉर्ट नोट्स होंगे वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है प्रैक्टिस सेट में। तो दोस्तों, इसमें आपकी बल आघूर्ण की विमा पूछी गई है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि टाउ इज इक्वल टू होता है R इंटू एफ, जहाँ पर R आपकी होती है क्रिया रेखा, जो आपकी R होती है वो दोस्तों होती है घूर्णन अक्ष तक की दूरी। तो दोस्तों, दूरी को आपको पता ही कि हमेशा मीटर में नापेंगे, और इसका जो विमा होती है मीटर की, उसको L से डिनोट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो बल होता है आपका F, इसको न्यूटन, तो आपको पता ही है बल का मतलब न्यूटन होता है। तो दोस्तों, न्यूटन इज इक्वल टू आपको पता होगा न्यूटन की विमा। तो दोस्तों, न्यूटन की विमा की बात करें तो M1 L1 T-2 होती है। तो दोस्तों, इसको और इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो दोस्तों M1 L2 T-2, तो राइट आंसर आपका कौन सा सही होगा? थर्ड नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। दोस्तों, सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया गया, यदि मापन में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा ए मापित मान, दोस्तों थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ इसको, यदि मापन में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा ए मापित मान ए तथा वास्तविक मान ए नॉट हो तो आपेक्षिक त्रुटि होगी। तो दोस्तों, जब भी आपसे आपेक्षिक त्रुटि पूछी जाए तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि निरपेक्ष त्रुटि में
वास्तविक मान का भाग लगा देना, यानी कि डेल्टा ए अपान ए नॉट। दोस्तों ये आपको हमेशा करना है, कभी भी चेंज नहीं होता ये चीज़। यानी कि जब भी आपसे आपेक्षिक त्रुटि पूछी जाएगी ना, तो दोस्तों आपको निरपेक्ष त्रुटि में वास्तविक मान का भाग ही लगाना है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक प्रक्षेप गति का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में आपने 12th में अच्छे से पढ़ा होगा। जो आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन होती है वो दोस्तों आपकी कुछ इस तरह से होती है, यानी कि कोई भी आप प्रक्षेप इस तरह से फेंक रहे हैं तो दोस्तों कुछ इस तरह से गिरता है, ना कि इस तरह से। मान लीजिए आप कोई गेंद फेंकते हैं तो दोस्तों वो इस तरह से सीधी नहीं जाती है, वो इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन करती है। या फिर हवाई जहाज़ से मान लीजिए कोई हवाई जहाज़ उड़ रहा है तो दोस्तों जब भी यहाँ से कोई चीज़ गिराई जाएगी दोस्तों वो बिल्कुल मतलब ज़मीन पर डायरेक्ट इस तरह से नहीं गिरेगी, लेकिन इस तरह से कुछ गति करती हुई गिरती है और इसी गति को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें आप ऑप्शन देखिए, क्षैतिज तल में उड़ता हवाई जहाज़। तो दोस्तों हवाई जहाज़ तो आपको पता है सीधा उड़ता है, तो दोस्तों ये तो आपका पहले ही गलत हो गया, यानी कि यही आपका आंसर है। और दोस्तों बाकी ऑप्शन में देख लेते हैं। उस हवाई जहाज़ से गिराया गया बम, तो दोस्तों बम जब भी गिराया जाएगा तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन ही करेगा। तो दोस्तों ये तो आपका नहीं हो सकता आंसर। बंदूक से दागी गई गोली, तो दोस्तों गोली भी सीधी नहीं जाती है, मतलब कुछ दूरी तक तो इस तरह से चलती है, फिर नीचे ज़मीन पर की तरफ गिरने लगती है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपका आंसर गलत हो गया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, खिलाड़ी द्वारा फेंका गया भाला। तो दोस्तों भाला जब भी फेंका जाएगा वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर ही गति करेगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर, किसी पिंड को क्षैतिज से 30 डिग्री पर 20 मीटर पर सेकंड की चाल से फेंका जाता है तो उसके द्वारा तय क्षैतिज परास होगी। तो दोस्तों आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के अंतर्गत आपने परास पढ़ी होगी। तो परास इज इक्वल टू होता है, यानी कि रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। तो दोस्तों यू की वैल्यू यहाँ पर 20 दी गई है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि 20 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये 400 हो जाएगा इंटू साइन 2 थीटा। दोस्तों थीटा की वैल्यू यहाँ पर 30 दी गई है, तो साइन 60 यानी कि √3/2 √3/2 इंटू 10। तो दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 उड़ा दीजिए और दोस्तों 2 से यहाँ पर 20 कट जाएगा। तो दोस्तों 20√3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा वाला? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो आपकी रेंज जो होगी वो दोस्तों 20√3 मीटर होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों फिफ्थ नंबर क्वेश्चन दिया गया, तो दोस्तों ये भी आपका एक प्रोजेक्टाइल मोशन का ही क्वेश्चन है, जो कि मैं थोड़ा सेट कर लेता हूँ इसको। इसमें दिया गया उपरोक्त चित्र के परिक्षेप में कौन सी राशि नियत है? तो दोस्तों आपको पता होगी जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसमें जो आपका क्षैतिज घटक होता है यानी कि कोस थीटा, वो हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी कि नियत होता है। तो दोस्तों इसमें आपको पता है कि यू कोस थीटा आपका हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पर, एक समान वृत्तीय गति में शून्य होगा। तो दोस्तों जो आपकी एक समान वृत्तीय गति होती है उसमें क्या शून्य रहेगा? तो दोस्तों पहला ऑप्शन देख लेते हैं, कोणीय वेग। तो दोस्तों कोणीय वेग तो कभी शून्य नहीं होगा, यानी कि अगर कोणीय वेग शून्य हो जाएगा तो आपकी जो वृत्तीय गति होगी वो भी रुक जाएगी, तो वृत्तीय गति होगी नहीं। केंद्राभिगामी बल, यानी कि जो आपका अभिकेंद्री बल होता है वो भी आपका शून्य नहीं होना चाहिए। और उपरोक्त सभी दोस्तों ये भी आपका गलत होगा। लेकिन दोस्तों आपका जो कोणीय त्वरण जो होता है वो आपका शून्य होता है। एक समान वृत्तीय गति होगी, क्योंकि दोस्तों जब वृत्तीय गति आपकी एक समान है ना, यानी कि एक ही वेग से घूम रहा है, इसका मतलब है कि उसमें कोई भी त्वरण कार्य नहीं कर रहा है, यानी कि ये आपका 0 है। तो आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पर, उपरोक्त त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो दोस्तों त्रिभुज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपको सिंपल सा त्रिभुज दिया जाए तो उसका जो क्षेत्रफल होता है, यानी कि अगर हम उसकी हाइट निकालें तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो हाफ, उसका जो आधार होगा बेस इंटू ऊंचाई जो हाइट होगी। तो इसका जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोस्तों आपका क्षेत्रफल निकल आएगा। लेकिन दोस्तों जब भी आपको वेक्टर के फॉर्म में दिया जाए, तो दोस्तों वेक्टर के फॉर्म में जब भी ए वेक्टर बी वेक्टर करके दिया जाए, यानी कि हाफ दोस्तों इसका जो बेस होगा यानी कि ए वेक्टर और उसका जो बी वेक्टर होगा, दोस्तों इनका गुणा कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा,
यानी कि हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। तो दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जड़त्व के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, यानी कि क्या चीज़ गलत है जड़त्व के बारे में वो आपको बतानी है। यह एक भौतिक राशि है दोस्तों, जड़त्व कोई भौतिक राशि नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये तो आपका पहले ही आपको ऑप्शन मिल गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, मतलब सेकंड ऑप्शन देखिए, यह वस्तु का अंतर्निहित गुण है। तो दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि किसी भी वस्तु के अंदर एक क्वालिटी होती है जड़त्व की, तो ये तो आपका सही हो गया। यह वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। अगर आपका द्रव्यमान किसी वस्तु का ज़्यादा होगा तो उसका जड़त्व भी उतना ही ज़्यादा होगा। इसका कोई मात्रक होता ना ही उसकी कोई विमा होती है। तो दोस्तों बिल्कुल आपकी जड़त्व की विमा होती है और इसका मात्रक भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका कौन सा आपका ऑप्शन सही होना चाहिए। तो इसमें ये तो आपका यानी कि गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। दोस्तों ये स्टेटमेंट सही है लेकिन इसमें बोला गया सत्य नहीं है। दोस्तों आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना पेपर में। तो दोस्तों इसमें आप कौन सा होगा, ये एक भौतिक राशि है। तो दोस्तों ये कोई आपकी भौतिक राशि नहीं है। दोस्तों आपको 7 तो आपकी भौतिक राशियाँ ही हैं, वो आपको पता होंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी कोई भी भौतिक राशि नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों इसमें आपका 3 डायमेंशन में कुछ बल दिए गए हैं, यानी कि फोर्स दिए गए हैं 3। तो दोस्तों इसमें बोला गया है कि तीनों अगर साम्यावस्था में हो, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो और तीनों बल संगामी हो। तो दोस्तों इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो आपका F1 होगा, यानी कि F1 के सामने का जो कोण होगा आपका बीटा, F1 बीटा इज इक्वल टू, उसके बाद हम F2 लेंगे, F2 गामा इज इक्वल टू F3 अल्फ़ा। तो दोस्तों इस तरह से आपकी एक इक्वेशन बनती है अगर ये तीनों साम्यावस्था में है तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। F1 साइन बीटा इज इक्वल टू F2 साइन गामा इज इक्वल टू F3 साइन अल्फ़ा, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है, यानी कि F3 के सामने साइन अल्फ़ा होना चाहिए। तो दोस्तों कंपटीशन में आपको इसी तरह से क्वेश्चन सोल्व करने हैं, यानी कि आपको ये देख लेना है, मतलब थोड़ी बहुत ट्रिक आपको लगानी ही पड़ेगी, यानी कि F1 साइन बीटा। तो दोस्तों इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 40 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से कोई वस्तु द्रव्यमान 4 किलोग्राम यानी कि गति कर रही है, तो उस पर आरोपित बल। तो दोस्तों बल के लिए आपको पता है कि आपने न्यूटन की गति का दूसरा नियम पढ़ा होगा, जो कि आपकी बल की परिभाषा को परिभाषित करता है, यानी कि dP/dt, यानी कि संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, जो कि आपका न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें दिया गया है कि 40 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से, एक समान वेग का मतलब है कि जो उसकी चेंज ऑफ रेट है, यानी कि वो चेंज हो ही नहीं रहा है। अगर कभी भी आपका संवेग चेंज नहीं होगा तो दोस्तों वहाँ पर आपका जो आरोपित बल होगा ना, वो हमेशा 0 होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों ये न्यूटन की जो गति का दूसरा नियम है वो आपको परिभाषित करता है कि संवेग में परिवर्तन की दर को ही बल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपने पढ़ा होगा इंटर में अच्छे से, ट्वेल्थ में। तो दोस्तों अब मैं बता दूं कि dP/dt अगर आपका 0 हो गया ना, तो दोस्तों इसका मतलब है कि बल आपका 0 है। तो उसके बाद आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना है दोस्तों, ये सब वैल्यू आपको कन्फ्यूजन के लिए दी गई है, जिससे कि आप कन्फ्यूज हों। ठीक है दोस्तों, dP/dt इज इक्वल टू 0 है, तो दोस्तों बल भी आपका 0 हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर आपका कौन सा होगा, इनमें से कोई नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि m किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु जो 3 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है, दो m किलोग्राम की वस्तु से जाकर चिपक जाती है, जो संयुक्त गमन करती है, उनकी संयुक्त चाल है। तो दोस्तों आपको एक इक्वेशन पता होगी, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू बी, यानी कि जो आपका द्रव्यमान होगा ना, वो दोस्तों m1 का द्रव्यमान और m2 का द्रव्यमान, वो दोस्तों दोनों आपस में ऐड हो जाते हैं। उसके बाद b के इंटू में आ जाते हैं, यानी कि b का जो गुणा करेंगे और इन दोनों के द्रव्यमान के योग से, तो दोस्तों पहली वाली इक्वेशन पूरी मिल जाएगी। अब दोस्तों इसको आपको क्वेश्चन में किस तरह से लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सबसे पहले जो पहला पिंड था उसका द्रव्यमान दिया गया था m, ठीक है दोस्तों, और उसका जो वेग दिया गया था वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया था। और दोस्तों दूसरा द्रव्यमान जो था उसका
और दोस्तों दूसरा जो पिंड था उसका द्रव्यमान दिया गया था 2m, और दोस्तों उसका वेग, क्योंकि दोस्तों उस वेग के बारे में नहीं बताया गया, तो इसका मतलब है कि वो रेस्ट में होगा, यानी कि उसका जो वेग होगा वो 0 होगा। उसके बाद आपका जो m + 2m, यानी कि दोनों का द्रव्यमान जुड़ जाएगा, और जो थर्ड पिंड का जो द्रव्यमान बनेगा वो दोस्तों उसका जो वेग होगा वो b मैंने मान लिया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से अगर b की वैल्यू निकालेंगे तो दोस्तों ये तो आपका b = 3m, क्योंकि दोस्तों ये तो आपका पूरा इक्वेशन आपका 0 हो गया, क्योंकि दोस्तों 0 से गुणा होगा, तो इसको मैं पूरा हटा देता हूँ। उसके बाद जो आपका b = निकल आएगा वो 3m/3m, तो = 1 हो जाएगा, यानी कि जो थर्ड पिंड की जो चाल होगी वो हमेशा 1 किलोमीटर/घंटा होगी। तो दोस्तों इस तरह से आपकी जब भी एक टक्कर होती है तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे बनते हैं परीक्षा में बहुत ज़्यादा, तो ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, और मैं आगे भी इसी तरह के क्वेश्चन लाता रहूँगा जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट हमेशा रिवाइज होता रहे। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक आदर्श गैस रुद्धोष्म परिवर्तन यानी कि एडियाबेटिक चेंज करता है तो उसके दाब एवं ताव के बीच संबंध होगा। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो आपका एडियाबेटिक परिवर्तन होता है, यानी कि जो आपका रुद्धोष्म परिवर्तन होता है, उसमें जो आपका होता है p⁻1 गामा इंटू t⁻γ = स्थिरांक होता है, यानी कि ये हमेशा नियत होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पर, एक ध्वनि तरंग का समीकरण ये दिया गया है, यानी कि y = 0.0015 sin 62.8x + 316t। तो तरंग दैर्ध्य आपसे लैम्डा पूछी गई है। तो दोस्तों आपका जो तरंग समीकरण होता है उससे आपको इसकी जस्ट कंपैरिजन करा देना है उससे, ठीक है दोस्तों। तो हम कंपैरिजन करा के देखते हैं और आपको एक एक वैल्यू निकाल के दिखाते हैं। तो दोस्तों एक जो आपका तरंग फार्मूला होता है जो जनरली वो होता है आपका a sin 2π/λ x + ωt, ठीक है दोस्तों। आप अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पर 2π/n t या फिर ωt भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ωt इस वजह से लिखा है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 316 डायरेक्ट दिया गया है। अब हम यहाँ से कंपैरिजन कराएंगे तो दोस्तों यहाँ से हमारा जो निकल के आएगा, क्योंकि दोस्तों ये स्क्रीन थोड़ी छोटी है, आप बाद में अपनी कंपैरिजन करा के देख लेना। तो दोस्तों यहाँ से हमारा लैम्डा की वैल्यू 0.1 निकल के आ रही है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी फोटोन की चाल c, आवृत्ति b तथा ऊर्जा E है, तो उसका तरंगदैर्ध्य होगा। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी फोटोन जो ऊर्जा E होती है वो दोस्तों कभी भी आपकी आवृत्ति पर डिपेंड नहीं करती, यानी कि आवृत्ति जो आपकी एनर्जी का जो फार्मूला आता है दोस्तों वो होता है आपका E = hc/λ, यानी कि उसमें कभी भी आपका न्यू या फिर आपकी आवृत्ति नहीं आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आवृत्ति वाले में सारे के सारे ऑप्शन काट देता हूँ, यानी कि hν/c² है, hν/c है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, और hν ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो दोस्तों आपका जो hc/E निकल के आएगा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा, यानी कि आपको अगर हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो दोस्तों लैम्डा इधर आ जाएगा, hc/E आ जाएगा यहाँ पर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी f दी गई 80 सेंटीमीटर, एक अन्य अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है से जोड़ दी जाती है, उनकी परिणामी शक्ति क्या होगी। तो दोस्तों आपको पता होनी चाहिए कि जो परिणामी शक्ति होती है वो दोस्तों P = 1/f, वो भी आपका सेंटीमीटर में होना चाहिए, यानी कि P = 1/f सेंटीमीटर और डायोप्टर होता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि अब हम 1/80 निकालें, जो जिसकी उत्तल लेंस की फोकस दूरी निकालें, यानी कि इसकी क्षमता निकालेंगे तो 1/80, तो दोस्तों ये आपकी निकल के आएगी 1.25 डायोप्टर, जो कि आपकी प्लस की होगी, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक ही होती है। और दोस्तों अगर हम बात करें आपके अवतल लेंस की, तो दोस्तों 1/50, तो हम इसको निकालेंगे तो -2 डायोप्टर आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। यानी कि अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो 1.25 - 2, तो दोस्तों आपकी कितनी निकल के आएगी 0.75, जो कि आपकी माइनस की होगी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 4th नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बिंदु +q किसी L भुजा के घन के मध्य में अवस्थित है। विद्युत फ्लक्स जो
उससे निकलेगा वो है, यानी कि आपको फाई की वैल्यू बतानी है, फ्लक्स की वैल्यू बतानी है आपको। तो दोस्तों यहाँ से आपको जस्ट बस वही वाला यानी कि गॉस की प्रमेय अगर आपने पढ़ी है ना, तो फाई इक्वल टू क्यू अपान म्यू जीरो आपके लगा देनी है, क्यू अपान म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो, सॉरी दोस्तों, आपको फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो आपको यहाँ पर लगा देना है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों ये फ्लक्स जो होता है कभी कोई आपका माइनस भी निकल के आएगा, क्योंकि दोस्तों ये चेंज होता रहता है, ठीक है दोस्तों। तो आपका जो फ्लक्स होगा कभी कोई माइनस भी निकल के आएगा दोस्तों, वहाँ पर आपको ऑप्शन में जो आपका प्लस वाला होगा वो सबसे ज़्यादा सही राइट आंसर होगा। अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। दोस्तों इसमें दिया गया किसी संधारित्र यानी कि आपका एक कैपेसिटर है जिसकी धारिता C विभवांतर B से आवेशित किया जाता है, तो उसकी ऊर्जा होगी। तो दोस्तों ये तो आपका बस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपको पता होना चाहिए। जो आपका Q विभवांतर, तो उसकी जो आपकी ऊर्जा निकल के आएगी E इक्वल टू हाफ CV² होता है, ठीक है दोस्तों। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न संकेत किस गेट का है? तो दोस्तों आपको ये संकेत दिया गया है जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन है, उपरोक्त संकेत किस गेट का है? तो दोस्तों आपको बता दें कि इसमें 2 गेट आपके जुड़े हुए हैं। एक तो आपका एंड गेट हो गया जिसमें 2 इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है, और दोस्तों एक आपका नॉट गेट भी इसमें जुड़ा है, यानी कि इस तरह का आपका गेट होता है नॉट गेट, यानी कि इसमें नॉट गेट में आपका एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो दोस्तों यहाँ से आपका एक डिप टाइप की बना दी जाती है। तो दोस्तों नॉट प्लस एंड, तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉट प्लस एंड इज इक्वल टू नेंड, तो नेंड गेट आपका राइट आंसर हो जाएगा 3rd। तो दोस्तों ये गेट आपको तीनों के तीनों पढ़ लेने हैं। एक तो आपको बेसिक गेट आपको और वाला पता होना चाहिए जिसमें आपके 2 इनपुट होती हैं, एक आउटपुट होता है, और आपका वो एंड तो अभी मैंने बता ही दिया है और नोट में भी मैंने बता दिया है। तो दोस्तों इसी तरह से आपके सारे के सारे गेट बनते चले जाएंगे। और दोस्तों कभी कभी आपसे नॉर गेट पूछा जाए तो दोस्तों नॉर गेट जो होता है वो दोस्तों और से मिलकर बना होता है, और दोस्तों ये आपका और गेट हो गया, और दोस्तों यहाँ पर एक डिप बना दी जाती है जो कि आपको नोट को रिप्रेजेंट करेगी यहाँ पर, यानी कि आपका जो भी इनपुट यहाँ से दिया जाएगा ना दोस्तों इनपुट ऐड होकर के और उसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट यहाँ से निकल के आएगा। ये होता है आपका नोर गेट की प्रॉपर्टी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन में तो आपका नंड गेट ही दिया गया था। अब चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पर। एक कूलम का आवेश 1 मीटर त्रिज्या वाले गोले को आवेशित करता है, उसका विभव है। तो दोस्तों यहाँ से आपको बस जस्ट आपको एक फार्मूला लगा देना है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों आपका जो फार्मूला होता है B इक्वल टू 1/4πε0 Q/R, ठीक है दोस्तों। और आपको 1/4πε0 की वैल्यू पता होगी जो कि आपकी होती है 9 × 10⁹ ठीक है दोस्तों। यहाँ से आपका Q की वैल्यू 1 दी गई है और दोस्तों त्रिज्या भी आपकी 1 दी गई है, यानी कि 1/1 इज इक्वल टू 9 × 10⁹। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो वैल्यू निकल के आएगी वोल्टेज की, वो दोस्तों ये वैल्यू आपकी नहीं रहेगी यहाँ पर, यानी कि आपकी जो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा वो दोस्तों आपका निकल के आएगा 3rd नंबर, यानी कि क्योंकि दोस्तों आपका जो 9 × 10⁹ आया है ना दोस्तों इंटू 1/1, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इतना वोल्ट, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। दोस्तों इसमें कुछ फिगर में एक आपकी बैटरी दी गई है, एक आपकी बैटरी दी गई है जो कि इसमें आपका जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो स्मॉल r से डिनोट किया गया है, और दोस्तों उसका जो विद्युत वाहक बल है वो E है, ठीक है दोस्तों। और इसमें जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया गया है वो कैपिटल R से डिनोट किया गया है। दोस्तों यहाँ से आपका पूछा है यहाँ R के किस मान के लिए धारा महत्तम होगी, यानी कि आपको बताना है कि जो कितने मतलब R जो लगाया जाए कैपिटल R वो कितना लगाया जाए जिससे कि करंट आपकी मैक्सिमम फ्लो हो। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो आपकी I इक्वल टू B/R होता है। दोस्तों आप यहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ आपको फार्मूला लगा देना है I इक्वल टू B/R, यानी कि करंट को अगर हम बढ़ाना है करंट को तो दोस्तों R को ज़्यादा से ज़्यादा कम करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये, क्योंकि दोस्तों अगर आपको करंट बढ़ानी है तो R को कम करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कम करने के लिए क्या करेंगे, दोस्तों जहाँ पर आपकी वैल्यू सबसे कम दी गई हो R की, वही आपका आंसर सही हो जाएगा।
तो दोस्तों ये तो आर के बराबर है, ये तो नहीं होने वाला है, और ये भी आपका आर का आधा ही है, लेकिन दोस्तों ये सबसे कम है, आर का चौथाई। तो दोस्तों ये वैल्यू आपकी सबसे कम है, यानी कि आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो दोस्तों एग्जाम में भी आपको इसी तरह से सोचना है, सिर्फ आपको फार्मूला लिखना है आर आई इक्वल टू बी अपान आर। दोस्तों यहाँ पर आपको आई को मैक्सिमम करना है, तो ना आर को अगर आपको मैक्सिमम करना है तो दोस्तों आर को भी आपको मैक्सिमम करना पड़ेगा, तभी आपकी बी की वैल्यू वो ज़्यादा से ज़्यादा निकल के आएगी। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन से हम लोग इसको चेक करेंगे। सबसे पहले आप बात करते हैं निकट दृष्टि दोष की। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष में तो आपका अवतल लेंस यूज किया गया होगा, यानी कि अवतल लेंस को कितना भी घुमाएं तो वो दोस्तों वो वैसा की वैसा ही रहेगा, क्योंकि दोस्तों आपके जो लेंस होते हैं, चाहे मैं बात करूँ अवतल लेंस की, चाहे बात करूँ उत्तल लेंस की, तो दोस्तों ये आपके दोनों गोली लेंस हैं, यानी कि इनको कितना भी घुमाइए आपका जो दृष्टि होगी यानी कि आपको बराबर ही हर तरह से बराबर ही दिखाई देंगे। कोई भी आपकी वस्तु अगर गोल है तो दोस्तों हर जगह से वो आपकी समान दिखाई देगी। और दोस्तों बात करें दीर्घ दृष्टि दोष की, यानी कि दूर दृष्टि दोष में आपका उत्तल लेंस की यूज किया जाता है। तो दोस्तों उत्तल लेंस को भी हम कितना भी घुमाएंगे, लेकिन दोस्तों उसका जो समायोजन होगा वो नष्ट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें जरा दृष्टि दोष की, तो दोस्तों जरा दृष्टि दोष के लिए आपका द्विफोक्सी लेंस यूज किया जाता है, यानी कि इसमें भी आपके जो अवतल और उत्तल लेंस को मिलाकर के दोनों यूज किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों बात करें अबिंदुकता की, तो दोस्तों अबिंदुकता में आपका बेलनाकार लेंस यूज किया जाता है, कुछ इस टाइप का। ठीक है दोस्तों, अगर अब बेलनाकार लेंस यूज किया जाएगा तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि बेलनाकार वस्तु कोई भी आप हर तरह से एक जैसी नहीं दिखती है। कभी इधर से आपको गोल दिखेगी, लेकिन दोस्तों इधर से आपको बिल्कुल चपटी दिखेगी, यानी कि समतल दिखेगी। तो इसमें आपका जो समायोजन होगा नेत्र का वो नष्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए। तो दोस्तों ये था आपका पूरा इसका एक्सप्लेनेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता डिपेंड करती है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो वर्ण विक्षेपण क्षमता होती है वो मटेरियल ऑफ जिससे आपका प्रिज्म बनता है उसके मटेरियल पर डिपेंड करती है, यानी कि प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पर। एक रेडियो समस्थानिक की अर्ध आयु 5 वर्ष से 15 वर्षों में क्षय होने वाले पदार्थ के परमाणुओं का अंश होगा, यानी कि टी हाफ आपको दिया गया है, टी हाफ इज इक्वल टू 5 ईयर, एंड उसके बाद आपको दिया गया 15 वर्षों में क्षय होने वाले पदार्थ के परमाणुओं का कितनी मात्रा बचेगी, तो आपको ये बतानी है। तो दोस्तों इसके लिए आपको फार्मूला तो पता ही होगा, क्योंकि दोस्तों आपने 12th बेस पर अच्छे से फार्मूला पढ़ा होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर आपको कॉन्सेप्चुअली इसको सोल्व करने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपका जो आधा पदार्थ बचा है ना वो दोस्तों आपका 5 वर्ष में बचा है, यानी कि अगर हम बात करें 10 वर्ष की तो दोस्तों 10 वर्ष में आपका 1/4 बचेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फर्दर आपका अगर यहाँ से आपका अंतर 5 वर्ष का था ना, तो दोस्तों यहाँ से अंतर अगर 5 वर्ष का करेंगे तो दोस्तों 15 वर्ष में कितना बचेगा, 1/4 का भी आधा, यानी कि 1/8। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ से। तो दोस्तों 15 वर्ष में जितना आपका परमाणु जितना क्षय हुआ था ना, जितना आपका लॉस हुआ है परमाणु का, वो दोस्तों आपका 1/8 हो जाएगा, यानी कि आपकी जो कुल मात्रा थी वो 8 थी, लेकिन दोस्तों 8 का एक भाग जो है वो आपका क्षय हो चुका है। लेकिन दोस्तों आपका जो इसमें पूछा है होने वाले पदार्थ के परमाणुओं का अंश होगा, यानी कि अभी कौन सा कितना भाग बचा हुआ है, तो इसका जो आपका बचा हुआ भाग है वो दोस्तों आपका 7/8 बचा हुआ है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चोक कुंडली का शक्ति गुणांक है। तो दोस्तों आपकी जो कॉइल होती है वो उसमें आपका पूछा है कि इसका जो शक्ति गुणांक कितना होगा। तो दोस्तों चोक कुंडली का शक्ति गुणांक हमेशा जो होता है आपका वो 0 ही होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि P = आपका 0 होता है। तो दोस्तों ये थे आपके 25 टोटल क्वेश्चन, जो कि आपके BSF या फिर आप चाहे यूपी पुलिस में हेड रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप BSF में रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हो, दोस्तों दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट ये क्लास है। तो दोस्तों ये थे आपके 25 क्वेश्चन। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप दोबारा इसको देख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।